हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का नया टॉपिक, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट पोटेंशियल एनर्जी और कैसे वो कंजर्व रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है थ्रू आउट जब एक बॉल ऊपर से नीचे फॉल करती है, मतलब कि ना फ्रीली फॉलिंग मोशन। ठीक है, और उससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी। अगर आपसे इस चैप्टर की कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो आज से एक बार जरूर देख लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि जितने भी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए उन सबका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लीज गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग में कैसे होती है। तो हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसी के दो पार्ट्स हैं, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी मोशन के अंदर आता है तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर चेंज आता है ड्यू टू इट्स पोजीशन या फिर शेप या कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं कि उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक बार पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं उठाकर यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो मैंने इसके ऊपर कितना काम किया है वो अब इसके अंदर कैसे स्टोर हो चुका है, एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो चुका है। अब ये एनर्जी हमें दिखेगी कैसे, जैसे मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये नीचे आके गिर जाएगी, है ना। तो जैसे नीचे आके गिरी है, क्यों गिरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्रिएट थी, क्या इसके अंदर स्टोर हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरते हैं या सेकंड फ्लोर से नीचे गिरते हैं, किसमें ज़्यादा चोट लगेगी? ऑब्वियसली सेकंड फ्लोर से अगर नीचे गिरेंगे तो ज़्यादा चोट लगेगी ना आपको। तो यानी कि ये ग्राउंड, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, आप फर्स्ट फ्लोर तक गए, ठीक है, आपने कम काम किया, यहाँ से जंप करेंगे तो आपको कम चोट लगेगी। अब आप सेकंड फ्लोर तक ऊपर गए, स्टेयर से चढ़ते चढ़ते यहाँ से जंप होगा तो पता नहीं हड्डियाँ बचेंगी कि नहीं बचेंगी। तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा है, तो यानी कि इस टाइम पे आपके पास ज़्यादा एनर्जी आ गई थी क्योंकि आपने ज़्यादा काम किया था यहाँ तक पहुँचने में। तो जितना आपने काम किया यहाँ तक पहुँचने में, वो आपके अंदर क्या स्टोर हो गई थी, एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी। अब वो एनर्जी कैसे दिखेगी भाई, जब आप जंप करेंगे हड्डियाँ टूटेंगी तब आपके अंदर क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर शो होगी। ठीक है, राइट। चलो जॉक्स अपार्ट, अब हम बात करते हैं मेन पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक रिजिड वॉल है, इसके पास यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग अटैच्ड है और इस स्प्रिंग के यहाँ पे हमने एक मास लगा रखा है। ठीक है, एक हैवी मास है। अब इसके अंदर मैं पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं बात करूँ तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, मान लीजिए मैंने इस स्प्रिंग को इधर खींच दिया, इधर की तरफ खींच दिया। ठीक है, मैंने इस तरफ फोर्स लगाया है और इस तरफ कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई है x। मान लो अभी जहाँ पे पड़ा हुआ था तो ये इसकी मीन पोजीशन थी। मीन पोजीशन मतलब कि एवरेज पोजीशन थी, जहाँ पर x हम मान लेते हैं 0 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या है, 0 है। मैंने क्या किया, इसको इधर की तरफ फोर्स लगाया और इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गई। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ हो गई, तो यहाँ पर हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको रिलीज कर दूंगी तो स्प्रिंग वापस इधर आ जाएगा, है ना। यानी कि जब मैं इसको खींच रही थी, मुझे मेरे हाथ को खुद पता चल रहा था कि जो स्प्रिंग है, जब मैं इसको खींच रही थी इधर, मेरे हाथ को पता चल रहा था कि जो स्प्रिंग है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, कोई ना कोई, है ना, वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तभी मैं जब इसको छोड़ूंगी स्प्रिंग अपने आप वापस आ जाएगा इधर। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होता है उसे स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये तो हो गया एक सिनेरियो। सिमिलरली दूसरी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर मान लो अगेन यहाँ पर ये स्प्रिंग है, ये इसकी एक मीन पोजीशन पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर x है बिल्कुल 0। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं तो मान लो अब मैंने इसको इधर की तरफ फोर्स लगाया, धक्का लगाया, स्प्रिंग को मैं ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, तो इधर की तरफ मैंने फोर्स लगाया,
ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गई इधर की तरफ। तो जब हमें पता है एक्स एक्सिस इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव होती हैं, तो हम अपनी कन्वेंशन से अब इधर की तरफ मिल लेते हैं कि यहाँ पर -x इधर की तरफ हो गई, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर आएगा और ये स्प्रिंग जो होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे खींच के अगर हम लेके आए, अब जैसे मैंने इसको ऐसे खींच के लेके आया, अब मैं अगर इसको छोड़ूंगी तो ये कहाँ तरफ, किसकी तरफ जाएगा स्प्रिंग, वो इस तरफ फटाफट से जाएगा, है ना, राइट। ऑब्वियसली हमें पता है जब हम स्प्रिंग को ऐसे दबा रहे होते हैं हमें पता चल रहा होता है कि जो स्प्रिंग है ना वो दूसरी तरफ फोर्स लगा रहा है, उस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ऑपोजिट फोर्स कौन सा लग रहा है, स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस हो गए, एक फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा फोर्स जो स्प्रिंग अप्लाई कर रहा है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि जितना मैं फोर्स लगाऊंगी उतना ही तो उसके अंदर स्टोर होगा। जितना मैंने फोर्स लगाया, जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, जितना वर्क डन हुआ, वही इसके अंदर स्टोर हुआ और वही फोर्स ये वापस लगाता है, ठीक है। तो जो फोर्स हम लगा रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। कैसे याद रहेगा, जैसे कि डिफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, किसी की शेप को डिफॉर्म कर देना, किसी की फॉर्म को डिफॉर्म, खराब कर देना उसकी शेप को। तो ऑब्वियसली पहली शेप तो ऐसी थी, खींचकर भी शेप डिफॉर्म हो गई, कंप्रेस करके भी उसकी शेप डिफॉर्म हो गई। तो यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो दूसरा फोर्स जो इसके अंदर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, उसका दूसरा नाम रिस्टोरिंग फोर्स भी होता है। क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे हम उसको स्प्रिंग फोर्स भी कह रहे हैं, ठीक है। रिस्टोरिंग का मतलब जो इसके अंदर रिस्टोर हो गया है, इकट्ठा हो गया है, ठीक है। और कब दिखेगा, जब हम उसको खोलेंगे तो कितनी फोर्स से आगे जाता है, वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। एंड डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना हम अप्लाई कर रहे हैं वही उसके अंदर रिस्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मेरे को स्प्रिंग फोर्स को डिफाइन करना है कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, तो स्प्रिंग फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स विच वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट, इट एक्ट्स इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक ऐसा वेरिएबल मतलब चेंजिंग वाला फोर्स है जो चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। यानी कि ये स्प्रिंग है, इसको मैंने ऐसे दबाया, कम फोर्स लगाया मैंने, तो इसका जो स्प्रिंग है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कम फोर्स लगा रहा होगा ना, इधर की तरफ कम फोर्स लगा रहा होगा। ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो मेरे फिंगर्स को खुद ही फील हो रहा होगा कि भाई जो स्प्रिंग है ना ज़्यादा दब रहा है, तो ज़्यादा फोर्स लगा के खुलना चाहता है ना। बिल्कुल ही ऐसे कर दूंगी अब तो ऐसा होगा कि भाई मेरी फिंगर्स थक जाएंगी। क्यों, क्योंकि भाई अब स्प्रिंग तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के खुलना चाह रहा है, राइट। तो जैसे हम उसको खोलेंगे, ठीक है, ऐसे रिलीज कर देंगे तो स्प्रिंग ऐसे फटाफट से ऐसे वापस जाएगा। तो यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है, उसके जो फोर्स जो होता है वो कहाँ लग रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि मैं उसको ऐसे इकट्ठा कर रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो अंदर की तरफ हो रही है, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो अगर ये स्प्रिंग है, मैं इसको दबा रही हूँ इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगा रही हूँ, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन जो स्प्रिंग होता है वो कहाँ की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट की तरफ लगा रहा होता है। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब जितना हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। वो जो काम हो रहा है वो इस स्प्रिंग के अंदर कैसे स्टोर हो जाता है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तभी तो जैसे हम इसको इकट्ठा करते हैं फटाफट से घूम के वापस जाता है ना। तो वो जो काम हमने किया वो इसके अंदर कैसे स्टोर हो गया, एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे इसके अंदर स्टोर होती है। तो इसको हम समझते हैं इस तरीके से, ये रहा स्प्रिंग और यहाँ हमने रखा है एक मास, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लेते हैं फोर्स हमने इसको इस तरफ लगाया, हमने जो फोर्स लगाया इस तरफ लगाया, ठीक है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो गई, इस तरफ हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको रिलीज करेंगे,
छोड़ देंगे यहाँ पे फोर्स लगा के, पहले तो हमने लाके लॉक कर दिया, अब मैं इसको छोड़ दूंगी, रिलीज कर दूंगी, तो ये वापस इधर चला जाएगा। तो वापस इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास काम करने की कैपेसिटी है, एंड काम करने की कैपेसिटी डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और इस टाइप की एनर्जी जो स्टोर होके रहती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने कितना काम किया और किस तरीके से वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। तो ये तो हो गया बड़ा वाला सिनेरियो, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा सिनेरियो ले लेती हूँ कि मान लो ये स्प्रिंग है, ये मास है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाया सच दैट उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ना वो dx हुई है। छोटा सा फोर्स लगाया सच दैट उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? dx डिस्प्लेसमेंट हुई है, फर्क भी नहीं पड़ा स्प्रिंग को इतना ज़्यादा, ठीक है। तो फॉर स्मॉल वर्क डन, तो फोर्स कितना लगेगा? फॉर स्मॉल वर्क डन F dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, है ना, ठीक है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली हमें पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक लॉ क्या कहता है हमारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वो कहता है कि जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। सिंपल सी बात है भाई, जितना हम ज़्यादा इसको खींचेंगे, जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे, उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, यही मतलब है इसका। तो ठीक है, तो हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये कहता है हमारा हुक्स लॉ, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं हम, और यहाँ हम कांस्टेंट लगा रहे हैं k, फिर k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, इसका क्या मतलब है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं x डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पे नीचे ले जाती हूँ, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। इस वाले एक्सप्रेशन का ये मतलब है, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं डिस्प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, इसको, वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है। यानी कि इफ़ x मेरी 1 हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स इक्वल हो गया k के। 1 का मतलब क्या है? यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या है? फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप उसको चाहे 1 सेंटीमीटर की बात करो, 1 मिलीमीटर की बात करो या 1 मीटर की बात करो, कि एट एवरी 1 सेंटीमीटर फोर्स कितना बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मैं किसी को खींच रही हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को मैं खींच रही हूँ, तो नॉर्मली स्प्रिंग को खींचने में यहाँ पे कम फोर्स लगेगा और फिर ज़्यादा लगेगा। उसको और खींचने में जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगी मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसको स्प्रिंग को खींचने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एट पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कितना फोर्स बढ़ रहा है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। यहीं से अगर हम इसकी SI यूनिट निकालें, SI यूनिट ऑफ K, स्प्रिंग कांस्टेंट की SI यूनिट बताओ। ऊपर क्या है? न्यूटन, नीचे क्या है? मीटर, तो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डायमेंशंस की बात करती हूँ, डायमेंशंस की क्या हो गई? K के डायमेंशंस, ऊपर है फोर्स यानी कि MLT-2 और नीचे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज L ओनली। खत्म, क्या आ जाएगी? MT-2 इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब ये थे हमारे पास फर्स्ट। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फोर्स किसके इक्वल होता है? kx के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं dw इक्वल्स टू f की जगह पे kx dx, ठीक है। ये तो हो गया फॉर स्मॉल वर्क डन, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन अगर मैं कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगी तो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए काम किया है। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर वो मीन पोजीशन पे पड़ा था, अब यहाँ पे आ गया x डिस्प्लेसमेंट तक आ गया, है ना। तो यहाँ पे हमें पूरा करना पड़ेगा इंटीग्रेशन फॉर फुल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हो जाएगा dw इक्वल्स टू 0 से लेकर x डिस्प्लेसमेंट तक kx dx, ठीक है। तो हमने लिख लिया फॉर फुल डिस्प्लेसमेंट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर 0 से लेकर x डिस्प्लेसमेंट kx dx तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म, प्रॉपर आ जाएगा टोटल वर्क डन। k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा,
0 से लेकर x x dx। अब हमें पता है इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है कि अगर x की पावर n dx होता है, ये क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। यहाँ पर क्या x की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन में 1+1, दैट इज x की पावर 2/2। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास k x की पावर 2/2। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर x तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब हम x स्क्वायर की जगह x पुट करेंगे तो हमें सिंपल ये मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले से आपने देखा होगा मोस्टली फिजिक्स के फॉर्मूलाज यही होते हैं कि जब कभी भी हमें कोई एनर्जी या वर्क डन किसी भी फॉर्म का आपको एक्सप्लेन करना होता है, हाफ एक कांस्टेंट और साथ में किसी न किसी वेरिएबल का स्क्वायर आता है ना। ऐसे ही हमने फॉर्मूला किसका देखा था, काइनेटिक एनर्जी का देखा था ना, 1/2 mv², राइट। तो ये वर्क डन हुआ है इस स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये वर्क डन हुआ है। कितना हुआ है वर्क डन, 1/2 kx स्क्वायर। अब ये वर्क डन इसके अंदर कैसे स्टोर हो गया है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस वर्क डन is stored in spring as potential energy। तो इसका मतलब क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी निकल के आई है, 1/2 kx स्क्वायर। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, जैसे कि हम यहाँ स्प्रिंग की बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसको पहले रखा हुआ था, ठीक है, फिर हम इसको फोर्स इधर लगा के इतनी डिस्प्लेसमेंट करा के इसको हम यहाँ पर लेके गए, है ना। अब अगर मैं इसको रिलीज़ करती हूँ, ठीक है, और ये वापस से इधर वापस जाएगा जब, ठीक है, तो कितनी एनर्जी से जाएगा, इतनी एनर्जी से ले जाएगा, है ना। कितने फोर्स से जाएगा, स्प्रिंग वाले फोर्स से जाएगा, है ना, स्प्रिंग फोर्स से जाएगा। आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि ये जो फोर्सेस है ना, ये फोर्स जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। बीच में चाहे पत्थर लेकर आ जाओ, हम तो खींच के यहाँ पर लेकर आ रहे थे ना, हम छोड़ देंगे तो वापस वहीं पर ही जाएगा। तो यानी कि ये फोर्स भी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, नॉट ऑन द पाथ। तो ये वाला जो भी फोर्स होगा, ये वाला फोर्स भी कौन सा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कौन सा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होगा, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। ओके, तो हमने बात कर ली कि एक स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब जब ये वापस जाएगा किसी ना किसी स्पीड से भी तो वापस जाएगा, है ना, किसी न किसी स्पीड से वापस जाएगा, यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो देखते हैं कि क्या कनेक्शन निकलता है इस पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। तो हम बात करने वाले हैं कनेक्शन कि किस तरीके से स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों इन्वॉल्व होती है। और जहाँ पर दोनों इन्वॉल्व है उसकी हम क्या बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी की, है ना। और मैकेनिकल एनर्जी हमने छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, कंजर्व रहती है ना। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, इस टॉपिक का नाम ये रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। कि एक स्प्रिंग के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है कंजर्व रहती है। इसको ना हम एक एनालॉजी से समझेंगे, जैसे कि हमने छोटे होते पेंडुलम की बात करी थी ना, तो वैसे वैसे हम इसको ना रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमें और इंटरेस्टिंग और इजी भी लगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग, ठीक है, और ये हमने बांध रखा है इसको किसी मास m से, और ये इसकी ना मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन यानी कि x हमने मान लिया यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं और बिल्कुल यहीं पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, ठीक है। इधर की तरफ हम फोर्स लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी पॉजिटिव की तरफ होगी, तो प्लस xm यानी कि मैक्सिमम पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ अगर हम फोर्स लगाते हैं, इस तरफ फोर्स लगाते हैं, तो अगर मैं इसको इधर की तरफ फोर्स लगाती हूँ और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ले आती हूँ, खींचा के यहाँ पे लेके आती हूँ, तो यानी कि ये
एक्स की अगर हम राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो माइनस की होगी, और एक्सट्रीम मैक्सिमम पॉइंट तक मैं लेकर जा रही हूँ तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो क्लियर हुआ आपको। अब सेम चीज़ मैं आपको याद करवाती हूँ पेंडुलम के लिए। तो पेंडुलम में भी हम ऐसी बात करते थे ना कि ये मान लो इस तरीके से ये एक पेंडुलम है, ठीक है, और ये ऐसे मूव करता है ना। ये इसकी मीन पोजीशन होती थी, ये ए पोजीशन, ये हो गई इसकी बी पोजीशन। ये इधर मूव करता था, फिर इधर मूव करता था, तो इधर मूव करता था। सेम स्प्रिंग की भी बात है, अगर मैं इसको खींच के यहाँ लेकर जाऊँगी और छोड़ दूँगी तो वो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर 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 होते होते फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, है ना। प्रैक्टिकली सोचिए, ऐसा ही होता है ना, हम खींचेंगे तो खींच के यहाँ पे थोड़ी आ जाएगा, रुक जाएगा, जाके यूं जाके फिर ये ऐसे 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 फिर यहाँ पे मीन पोजीशन पे आएगा, राइट। यस, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन पॉइंट्स पर जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, अच्छा, तो जैसे हमने इसको ए पॉइंट दिया था, इसको ओ दिया था, इसको बी दिया था, तो यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं ए पॉइंट की, ओ पॉइंट की और बी पॉइंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए पॉइंट की बात करते हैं, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ठीक है, तो जैसे ही अगर हमारा स्प्रिंग यहाँ पर जाता है तो 1 मिनट के लिए रुकता तो है ही कम से कम, है ना। तो जब ऐसे जाके रुकता है फिर वापस आता है, जब रुकता है कोई चीज़ तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। क्या हो जाती है, ज़ीरो। इसको समझने से पहले यहाँ पर याद करिए हम क्या करते होते थे। हम यहाँ ऐसे बात करते थे कि भाई पेंडुलम यहाँ गया, है ना, यहाँ गया, तो यहाँ जाकर जब यहाँ जाता होता था पेंडुलम तो हम कहते थे कि वापस आने के लिए यहाँ पे चाहे थोड़ी देर के लिए रुका तो वेलोसिटी हो गई ज़ीरो, लेकिन हाइट क्या होती थी इसकी, मैक्सिमम। हाइट मैक्सिमम होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो क्या हो जाती थी, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम हो जाती थी। जैसे ही अब यहाँ पर वापस आता था तो यहाँ हाइट हो गई इसकी ख़त्म, तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या देते थे, ज़ीरो, और काइनेटिक हम एनर्जी क्या कहते थे कि मैक्सिमम होगी, यानी कि वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन, है ना। आता है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो यहाँ मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अगेन यहाँ की बात हम करते थे तो यहाँ जाकर फिर उसको वापस आना है, तो यहाँ पर फिर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती थी, और हाइट ज़्यादा होने की वजह से तो हम कह देते हैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई है। सेम यहाँ पे भी हम यही बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये तो हाइट की बात हो गई थी, अब हम यहाँ पे मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ एट पॉइंट ए, तो जैसे वो यहाँ पे आई, यहाँ आने के बाद ऑब्जेक्ट वापस भी तो जाएगा ना, वापस जाने के लिए यहाँ पर जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई ज़ीरो। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो वेलोसिटी ज़ीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो गई ज़ीरो। बट पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग हमने अभी अभी निकाली है, दैट इज़ हाफ kx²। तो यहाँ पर x कितना है, यहाँ पे x है माइनस XM है ना। तो माइनस XM यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा, माइनस XM का स्क्वायर, तो माइनस खत्म हो गया, ये क्या हो गया, हाफ kxm का स्क्वायर, ये आ गई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये थी काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि एट पॉइंट ए मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक हो गई ज़ीरो, पोटेंशियल होगी हाफ kxm²। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आ गई, हाफ kxm², ये आ गई। ठीक है, सिमिलरली एट पॉइंट बी की भी बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर। ठीक है, तो एट पॉइंट बी की बात करें तो यहाँ जाकर उसको फिर से वापस आना है। ठीक है, तो फिर से वापस आने के लिए यहाँ पर एक बार के लिए चाहे मिली सेकेंड्स के लिए रुकेगी तो सही, तो यानी कि एट पॉइंट बी भी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी अगेन हाफ mv², तो ये भी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। अगेन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाफ kx² का फॉर्मूला भी अभी पढ़ा है, और यहाँ पर x कितना है, यहाँ पे x है xm प्लस वाला, तो यहाँ पुट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 kxm²। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक होगी ज़ीरो, पोटेंशियल होगी हाफ kxm²। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी भी कितनी आ गई, हाफ kxm²। ठीक है, तो एट पॉइंट ए भी वही आई, एट पॉइंट बी भी वही आई। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट ओ की। ठीक है, एट पॉइंट ओ, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, एट पॉइंट ओ।
अब एट पॉइंट ओ की हम बात करें, ये तो हो गई इसकी मीन पोजीशन, ये तो हो गई इसकी मीन पोजीशन, है ना। मीन पोजीशन का मतलब है ना हमने इसको खींचा है, ना ही हमने इसको दबाया है, ना कंप्रेस किया है, ना ही हमने दबाया है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कैसे होगी, एनर्जी तो स्टोर्ड ही नहीं होगी, है ना। तो इस पोजीशन पर x भी 0 है और प्रैक्टिकली सोचे तो एनर्जी स्टोर्ड भी नहीं है, तो जिसकी वजह से x 0 होने की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, है ना। पहली बात, प्रैक्टिकली सोचे तो यहाँ पे एनर्जी कुछ भी स्टोर्ड नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, ठीक है। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², और एट पॉइंट ओ हमने क्या बोला था कि वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, है ना। मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो v है v मैक्स, तो वहाँ हम पुट कर देते हैं, तो 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या आ रही है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल हो गई 0, काइनेटिक आ गई आपके पास हाफ mvm², तो यानी कि मैकेनिकल क्या निकल के आ रही है आपके पास, एट पॉइंट ओ हाफ mvm², ये निकल के आ रही है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे तो kxm आ रही थी, बी पे भी kxm² आ रही थी, यहाँ पर mvm² आ रही है, यानी कि हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा किसका, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना पड़ेगा हमें, मतलब कि हमें vm² की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम निकालते हैं कि नाउ एट एनी पॉइंट x, अब हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है, यहाँ तो हमने 3 एक्सट्रीम पॉइंट ले लिए, कोई यहाँ भी अगर मैं पॉइंट ले लेती, यहाँ पे पॉइंट ले लेती, कहीं भी एट एनी x पॉइंट ले लेती, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहनी थी, कंजर्व रहनी थी, यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एट एनी पॉइंट x मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी हमने अभी अभी देखा 2 पॉइंट पे क्या आ रही थी, हाफ kxm² आ रही थी, है ना। तो यानी कि अदर पॉइंट्स पे भी वही आएगी, हाफ kxm² ही आएगी कहीं भी पॉइंट पे, तो और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। अब यहाँ पर v होगा, v मैक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि v मैक्स तो सिर्फ o पॉइंट पर है जहाँ x 0 है, बाकी सब पे तो सिर्फ v वेलोसिटी स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही थी, हाफ kx², अब यहाँ पर भी x ही होगा, xm नहीं होगा, क्योंकि xm तो हम एक्सट्रीम पोजीशंस ले रहे थे, यहाँ तो हम कहीं भी एट रैंडम पोजीशन कहीं भी हम ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं v की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, हाफ से हाफ कैंसिल, है ना, हाफ कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा kxm² और ये प्लस का यहाँ पे आ जाएगा kx², ये हो जाएगा mv², तो k कॉमन आ गया, ये हो गया xm² माइनस x² इज इक्वल टू mv², ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, vm की वैल्यू चाहिए। अब vm कहाँ पे आता है, vm वहीं पर ही आता है जहाँ पर x क्या होता है, 0, मीन पोजीशन पे आता है vm, है ना। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि एट x इज इक्वल टू 0 v कितना होता है, v मैक्स होता है। तो अगर मैं x की जगह पे यहाँ 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, kxm² बचेगा, और ये m मल्टीप्लाई यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये हो जाएगा v की जगह vm का स्क्वायर, राइट। तो ये vm यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला निकलता है, तो vm हम क्या लिख सकते हैं इसको, √k/m xm, ठीक है। ये तो स्क्वायर था, स्क्वायर से अब हटाएंगे तो √km इंटू xm, ये अलग है, ये रूट से बाहर है क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, ठीक है। तो ये होती है वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी निकल के आती है, ये होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये होती है मास, ये होता है मीन, एक्सट्रीम मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर vm² की वैल्यू आ चुकी है, वो अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी 1/2 m k/m xm का स्क्वायर, m से m कैंसिल, मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, 1/2 kxm²। तो यही हर पॉइंट पे सेम आ रही थी हमारे पास, तो ये ओ पॉइंट पे
बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे, हर पॉइंट पर सेम आ रही थी, राइट। तो ये याद रखेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है दिस इज इम्पॉर्टेंट कि मैक्सिमम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स में भी आगे यूज़ होगा, इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से पोटेंशियल और काइनेटिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कैसे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी होल्ड करते हैं इन अ स्प्रिंग। तो यहीं पर ही अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगा, इसका ग्राफ ध्यान से देखना कैसे बनेगा। तो यहाँ मान लेते हैं इस तरीके से, ये थी इसकी मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक्स एम नेगेटिव का, यहाँ पे आ गया एक्स एम पॉजिटिव का, ठीक है, ओके। तो जब हम यहाँ पे जा रहे थे, इधर की तरफ जा रहे थे, यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे भी हम जा रहे थे तो यहाँ पर भी एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी थी 0, काइनेटिक एनर्जी थी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम, है ना। ओ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ओ पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। तो यहाँ होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और यहाँ होगी मिनिमम। तो यहाँ होगी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यहाँ होगी मिनिमम और एक्स नॉट पे होगी मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। तो ये याद रखना, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखना ऐसे। तो ये हमने क्यूट सा एक पैराबोला बन गया। क्या बन गया, क्यूट सा पैराबोला। और ये पैराबोला क्या बता रहा है, ये बता रहा है काइनेटिक एनर्जी को। क्या बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, है ना, 0 थी एक तरीके से। x 0 है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ थी 0, तो यानी कि यहाँ थी 0 पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और इसको मैं अगर ऐसे बनाती हूँ, ये चीज़, ये ठीक है। तो यहाँ पर एक्सएम पॉइंट माइनस एक्सएम पॉइंट पे प्लस एक्सएम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम। तो इसका ये वाला पैराबोला बनेगा, यहाँ मैक्सिमम, फिर यहाँ थी 0, फिर 0 के बाद फिर यहाँ आ गई थी, फिर मैक्सिमम आ गई थी। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का कर्व। और दोनों का जो सम है वो ये है, दिस इज। तो ये हो गई आपकी मैकेनिकल एनर्जी। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना है, इस ग्राफ को। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट दिख रही है। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, 6 जूल से 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई 6 जूल। मान लो ये 6 जूल की एनर्जी का ग्राफ था, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी 6 जूल है, यहाँ 6 जूल है, 6 6 6 6 6 जूल्स है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों आपस में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे 6 किसकी वजह से आ रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल की वजह से आ रहा है, क्योंकि काइनेटिक तो 0 था। इस पॉइंट पे देखें तो दोनों 3 है, 3 काइनेटिक है, ठीक है, और 3 ही पोटेंशियल है। इस पॉइंट पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपकी 2 हो गई पोटेंशियल और आपकी ये जो है बाकी जो 4 हो गई वो कितनी होगी, काइनेटिक हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 हो गई पोटेंशियल और काइनेटिक हो गई 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ बात करें, यहाँ अगेन 3 का है और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे काइनेटिक हो गई 0 और पोटेंशियल हो गई कितनी, 6। तो हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। चेंज किसके अंदर आ रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल, लेकिन दोनों का सम क्या है, कंजर्व, विच इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग, राइट। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। अब इसी से रिलेटेड हम करते हैं एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो अब करते हैं इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज एग्जाम्पल 5.8। क्या कह रहा है, टू स्टिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विद माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स। कंसीडर अ टिपिकल सिमुलेशन, एक मिनट, ये सिचुएशन सिमुलेशन, ओके सॉरी।
सो ये है आपका एग्जाम्पल 5.8 जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विद माउंटेड springs of different spring constants. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring with spring constant 5.25 into 10 raised to power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? तो यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी गई है कि कार एक्सीडेंट्स को ना एक बार जज करने के लिए ना एक सिचुएशन क्रिएट की गई कि हाँ जी हम ना स्प्रिंग्स के साथ ना कार को कोलाइड करके देखते हैं, तो उससे क्या पता हम बचा सकें कार्स के एक्सीडेंट को, जैसे एयर बैग्स होते हैं ऐसी इस तरीके से। तो क्या है, ये हो गई एक मान लो वॉल है, ठीक है। इस वॉल पे ये है एक रोड है, ठीक है। यहाँ पे लगा रखा है एक स्प्रिंग, ठीक है, ये रहा स्प्रिंग। और यहाँ पर एक गाड़ी आ रही थी, तो ये गाड़ी आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई कार। अच्छा ये कार कम बस ज़्यादा लग रही है, बट हाँ मान लो ये कार है, ठीक है। तो ये कार आ रही है यहाँ पर इस तरीके से, और हमने क्या किया, इसको ऐसे कोलाइड कराया है। तो हमें देखना है कि कितना मैक्सिमम कंप्रेशन आता है। कंप्रेशन मतलब कि कितना स्प्रिंग दब जाता है, ठीक है, कितना स्प्रिंग दब जाएगा। अब जैसे कार आएगी तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और हमने देखना है कितना वो स्प्रिंग जो है वो दब जाएगा। मान लो इसने इसको फोर्स लगाया और ये स्प्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, यहाँ पे आ गया स्प्रिंग। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये x डिस्टेंस है ना, तो ये कितना हुआ, तो ये हमें x फाइंड करना है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहली बात, तो जो हमारी कार पहले आ रही थी, है ना, पहले हमारी कार यहाँ से आ रही थी, तो जब हमारी कार आ रही थी उसके पास कौन सी एनर्जी थी, मूव कर रही थी, तो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, है ना। जैसे ही आके इससे टकराई, है ना, अब टकराई, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एज वर्क करने लग गई, है ना, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने के लिए, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ऐसे इसको लेकर गई। यहाँ लाकर अब स्प्रिंग को हमने यहाँ पर रख दिया, तो यहीं पर गाड़ी आके भी यहीं रुक गई। इसको नीचे बना लेते हैं, ये रही यहाँ पर, तो ये आ गई गाड़ी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कार यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको दबाते दबाते लेकर आई है यहाँ पे, है ना, लेकर आई है। तो यानी कि जब पहले वो मूव कर रही थी तो वो किस में मूव कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी। अब वो जो वर्क कर रही थी अब इसको दबाने में काम करा। अब हमने पढ़ा अभी अभी कि स्प्रिंग को अगर हम प्रेस करते हैं तो जो हमने काम किया वो उसके अंदर कैसे स्टोर हो जाता है, एज पोटेंशियल स्टोर हो जाता है ना। तो ये काम कौन कर रहा था, ये काम कौन कर रहा था, ये काइनेटिक एनर्जी काम कर रही थी। तो यही एनर्जी इस स्प्रिंग के अंदर कैसे स्टोर हो गई, एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, है ना। एंड एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये तो छोटे होते से हम गाना सुनते आ रहे हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के अंदर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार चेंज हो गई किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के अंदर, राइट। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वो क्या होता है, हमने पढ़ा है अभी अभी, हाफ kx², वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x क्या होता है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम कहते हैं कंप्रेशन। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, यही कंप्रेशन फाइंड करना है, राइट। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब ये है हाफ mv² और यहाँ है हाफ kx²। तो पहले तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द कार, m इज फॉर मास, ठीक है। मास ऑफ द कार इज 1000 kg, ठीक है। एंड व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 18 km/h। लेकिन हम किस में यूज़ करते हैं, हम SI यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो SI यूनिट्स में क्या लेते हैं, मीटर/सेकेंड लेते हैं। तो मीटर/सेकेंड लेंगे। एंड मीटर/सेकेंड कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो 18 km/h को हमने कन्वर्ट करना है मीटर/सेकेंड में। कैसे करते हैं, 18
को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे आवर्स में कितने सेकेंड होते हैं 3600। या तो आप ऐसे करो, या फिर कई बच्चे डायरेक्ट याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। तो 5/18 कैसे आया, वो ऐसे ही आया कि किलोमीटर्स में मीटर 1000, डिवाइड में आवर्स में सेकेंड 3600। इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 5 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, आ गया 5/18। तो इसी को ही डायरेक्ट यहाँ से 5/18 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 से 18 कैंसिल, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया आपकी वेलोसिटी। तो यहाँ हम पुट करते हैं वैल्यू, तो 5 × 5 इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट के इज ऑलरेडी गिवन 5.25 × 10⁻³ इंटू x²। ये x² आपको निकालना है, ठीक है। अब क्या है, 10⁻³ एंड 1000 एक ही बात होती है, ये भी ख़त्म हो गया। ये हो गया आपके पास 25, ठीक है, एंड दिस इज 5.25, ठीक है। तो ये 5.25 जो है, आई थिंक सो इट इज़ नॉट 5.25, इट इज़ 6.25, ठीक है, 6.25। तो यहाँ पे 6.25 मल्टीप्लाई का, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड का 6.25 इज इक्वल टू x²। पॉइंट हटाया, ऊपर लगा दिया हमने 2 ज़ीरोस, 25 एंड नीचे आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 को 100 से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 4। तो ये आ गया आपके पास 4 = x²। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। तो यानी कि कितना कंप्रेशन हुआ है, ये कितना आगे इसको कार आगे लेकर गई है, 2 मीटर आगे लेकर गई है इसको कार, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल आपका 5.8। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.9। तो एग्जाम्पल 5.9 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। कंसीडर एग्जाम्पल 5.8 टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू टू बी 0.5 एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमें क्या बोला था, अभी हमने ये सिचुएशन देखी थी कि भाई ये एक वॉल है, ये एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक कार आई थी, ठीक है, ये कार आई थी और इसने इसको क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक x इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया था, तो इतना कंप्रेशन हो गया था, ठीक है। वहाँ पे अभी हम कुछ फ्रिक्शन नहीं ले रहे थे, रोड का स्मूथ रोड थी, तो स्मूथ रोड थी तो फ्रिक्शन तो नेग्लिजिबल, राइट। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पर फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो आपको 0.5 लेना है। अब बताओ कितनी कंप्रेशन होगी, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब सबसे पहले ना यहाँ हम कुछ साइन कन्वेंशंस ले लेते हैं कि देखो जब कभी भी हम ऐसे जाते हैं, ठीक है, मान लो अगर ये ग्राफ है तो राइट हैंड साइड में तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव की लेती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव के लिए लेते हैं, ठीक है, हाँ। और ये है आपकी कार जो इसको इधर की तरफ लेकर जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर जा रही है, इनकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने जैसे फ्रिक्शन बोले तो हम पहले फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा पहले तो, है ना, फ्रिक्शन हमने इंट्रोड्यूस करानी है तो उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना काम करेगी, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फ्रिक्शन क्या होती है, ऑपोजिट नेगेटिव साइड में लगती है आपकी, है ना। तो ये वर्क डन कितना होगा, माइनस का Fx। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है ना, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव, दूसरे दोनों ऑपोजिट साइड्स में होते हैं तो नेगेटिव हमने -Fx लिया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, ये हमने छोटे होते से पढ़ के आए हैं, क्या होता है, μr के इक्वल होता है ना। वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड r इज द रिएक्शन। वो क्या होता है, जैसे कि ये गाड़ी है, ये नीचे की तरफ क्या होता है mg और ऊपर की तरफ क्या लेते हैं हम, इसका रिएक्शन, दैट इज r, विच इज ऑल, वो भी किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है ना, अनलेस इट इज जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है वो अलग बात है। यहाँ पर क्या है, एक सीधा सा प्लेन है, तो यानी कि वेट किसके इक्वल होगा, रिएक्शन के, एक्शन रिएक्शन, राइट, दैट इज विल बी इक्वल टू mg। तो अगर मैं r की जगह यहाँ पे mg पुट कर देती हूँ, ठीक है, ये पुट कर दें हम यहाँ पे, तो W कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस म्यू mg एंड x, ठीक है। ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो ये लगा लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, स्प्रिंग की कितना काम किया है। तो वर्क डन
बाय स्प्रिंग। तो अब स्प्रिंग तो बेचारा कंप्रेस हुआ है, ठीक है, कंप्रेस हुआ है यानी कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई है, एंड वही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही वर्क डन है, एंड जितना हमने उसके ऊपर काम किया वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, W = 1/2 kx², वही हो गया पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगेन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो हम इसको नेगेटिव की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम तो बात कर रहे थे कि भाई हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कराना था, तो हमने दोनों के वर्क डन तो निकाल लिए, है ना। तो अब हम इसको रिलेशन कैसे निकालें? रिलेशन आएगा जब हम बात करेंगे नेट वर्क डन की। नेट वर्क डन कितना होगा, ठीक है, यानी कि ये वर्क डन जितना हुआ जो यहाँ पर वर्क डन, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, है ना। तो नेट वर्क डन थ्रू आउट द प्रोसेस, नेट वर्क डन, तो W = W1 and 2, ठीक है, W1 + W2, तो ये हो जाएगा -μmgx -1/2 kx², ठीक है। तो W कितना आ गया आपके पास, W = -μmgx -1/2 kx²। अब ये तो वर्क डन हमने ना एक तरीके से निकाला कि कितनी फ्रिक्शन लग रही है, कितना इसके अंदर काम हुआ, ये तो एक तरीके से निकाला। एक वर्क डन ये भी तो है, कौन सा वर्क डन, जब कार आ रही थी यहाँ आके टकरा के रुकेगी भी तो सही, जैसे कि ये स्प्रिंग था, है ना, यहाँ तक था, अब इसको यहाँ तक डिस्प्लेस करके यहाँ ला के अब ये कार यहाँ रुकेगी भी तो सही, है ना, इस तरीके से। तो यानी कि पहले किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी से चल रही थी, यहाँ आके अब वो रुक गई है ना, अब रुक गई है यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है बिल्कुल जीरो, वो आगे चेंज हो गई पोटेंशियल के अंदर, वो हमने बात कर ली ऑलरेडी, राइट। लेकिन इसके अंदर चेंज इन तो काइनेटिक एनर्जी आया ही आई है ना। एंड हमने वर्क का और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन भी पढ़ रखा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमने क्या देखा था कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। चेंज इन काइनेटिक का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। तो फाइनल मतलब फाइनली आके तो यहाँ पे रुक गई, वेलोसिटी 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हो गई 0। इनिशियली कितने से चलती आ रही थी, ½ mv² से चलती आ रही थी, है ना। तो यानी कि ये भी वर्क डन कितना हो गया, -1/2 mv²। अब ये भी वर्क डन है टोटल, बेचारे इसी वर्क डन ने आगे उसको कंप्रेस किया, यही वर्क डन के अंदर बेचारी फ्रिक्शन भी छुपी हुई है, तो ये भी तो नेट वर्क डन ही हुआ, है ना। तो ये एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, तो दोनों ही तो वर्क डन है। तो इसको हम ये 1 2 मान लिया हमने, इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं। तो अब ये भी बेचारा वर्क डन है जो फ्रिक्शन को और पोटेंशियल को दोनों को इन्वॉल्व करता है, और यही बेचारा ये भी वही वर्क डन है जो इस पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस यही है, राइट। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट, तो इक्वेटिंग 3 and 4, तो इक्वेट कर दो इसको, ये हो जाएगा -μmgx -1/2 kx² -1/2 mv², ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 आ गया एलसीएम, -2 mgx -kx² -1/2 mv², 2 से 2 कैंसिल, सारे माइनस हैं तो सब माइनस भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा -2 μmgx, अब सॉरी माइनस सारे कॉमन ले लिए तो अब साइन चेंज हो जाएंगे, kx² mv²। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं क्या, कि ये x² है, यहाँ पे x और यहाँ x नहीं है, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, kx² + 2u mgx, इधर आके -mv² = 0। क्या आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर x² है, यहाँ पे x और यहाँ कांस्टेंट है ना, दिख रही है। तो ये हो गई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करके क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो यहाँ पर हम हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस इक्वेशन को हम पहले कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है हम कैसे निकालते हैं, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम निकालते हैं डी। क्या होता है डी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अब ये क्या होता है? ए बी सी ये होते हैं। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। तो ये हो गया। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से मुझे ए मिल रहा है के, बी मिल रहा है 2 म्यू एम जी और सी मिल रहा है माइनस एम वी स्क्वायर। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पे डी लगाती हूँ दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा दिस इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो अब यहाँ पे हम माइनस बी क्या है? माइनस 2 म्यू एम जी प्लस माइनस, अब यहाँ पर ये सारी टर्म आ जाएगी 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 4k एम वी स्क्वायर अपॉन में 2, और a क्या है? a है आपके पास k। ठीक है, अब यहाँ रूट के अंदर 4 है, अब बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ भी आएगा 2 यहाँ भी आएगा, तो उसको हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? माइनस म्यू एम जी प्लस माइनस रूट म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस k एम वी स्क्वायर डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर अब इसके अंदर हमारे पास सब की वैल्यू है, म्यू की भी वैल्यू है ना, दैट इज़ 0.5। मास भी हमें दे रखा था पिछले एग्जाम्पल में 1000, राइट। जी हमें पता होता है 9.8, वही म्यू एम जी की वैल्यू पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी पता है, वेलोसिटी भी हमें पता है, ये सब वैल्यूज़ पता है। इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है x का 1.35 मीटर। तो अभी कितनी कंप्रेशन होगी? अब होगी 1.35 मीटर। पहले कितनी कंप्रेशन हो रही थी? पहले हो रही थी 2 मीटर। आप देख सकते हैं पहले हो रही थी 2 मीटर, जब हमारे पास जो रोड थी वो बहुत स्मूथ थी, फ्रिक्शन नहीं थी, इसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो जैसे ही आई दौड़ करके यहाँ पर उसने कंप्रेशन 2 मीटर की दे दी। लेकिन जब हमने कहा कि अब रफ सरफेस है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आएगा, है ना। तो फ्रिक्शन है तो यानी कि ये धीरे गई है, ज़्यादा नहीं कर पाई, पहले से ज़्यादा नहीं कर पाई, तो अब कितनी होगी? 1.35 होगी, राइट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।